हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 9th क्लास की हिस्ट्री। हमने 9th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था, फ्रांसीसी क्रांति। उसके बारे में हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत है कहाँ से होती है, एक फ्लैशबैक से, या हम कह सकते हैं बीच में से शुरू होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जिस दिन फ्रांस की क्रांति हुई वो वाला डे दिखाया जाता है कि उस दिन किस तरह से मतलब लोग कैसे सड़कों पे आ गए थे, एक तरह से कैसे उन्होंने बस्तिल के किले को तोड़ा था। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था, क्योंकि हमने जो देखा था शुरुआत में ये देखा था कि कहाँ से स्टार्टिंग होती है टॉपिक की, जहाँ से जो बीच वाला पार्ट है वो वाला। अब हमें वो देखना है कि ये सिचुएशन जो बनी थी वो क्यों बनी थी, ऐसे क्या रीजंस रहे थे, ऐसे क्या कारण रहे थे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। वो सारा कुछ अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अब तक जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, हमने देखा कि उस पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या क्या हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब हमने जो शुरुआत में देखा था वो ये भी देख लिया था कि जो इस वाले चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है, बीच में से होती है, जहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुकी है, वहाँ से हमें ये चैप्टर स्टार्टिंग बताता है। अब हम ये देखेंगे जो ये हालात हुए थे, फ्रांस की क्रांति के हालात हुए थे, वो कैसे हुए, मतलब कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्या सिचुएशन थी जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उत्तरदायी थी, ऐसी क्या घटनाएं घटी थी जिन्होंने एक तरह से फ्रांसीसी लोग थे, जो मतलब तृतीय एस्टेट था, उसने उसको क्रांति करने पर मजबूर कर दिया था। तो ऐसी क्या चीज़ें हुई, क्या घटनाएं होती, उन सब के बारे में अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं या इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की जो 18th सेंचुरी थी, वहाँ पर किस टाइप की सोसाइटी थी। यूरोपियन, मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि आपका जो फ्रांसीसी समाज है वो किस टाइप की सोसाइटी थी, वो कैसी सोसाइटी थी, लोग किस तरह से बटे हुए थे, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, क्या चीज़ें थी, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखने वाले। तो ये हम एनसीईआरटी रीड करने से पहले मैं आपको एक ये दिखा देती हूँ। पहले इसको देखो, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, इसमें आपको तीनों एस्टेट दिखा रखे कि जो पहले का फ्रांसीसी समाज था वो तीन एस्टेट में बटा हुआ था, तीन पार्ट हो रखे थे, हम कह सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड था, या 3 एस्टेट में या 3 सामाजिक वर्गों में वो बटा हुआ था। वो 3 वर्ग कौन से थे? एक था प्रथम एस्टेट, जिसे हमने कहा था क्लर्जी या पादरी वर्ग। दूसरा हमारा कुलीन वर्ग था, द्वितीय एस्टेट, जो आपका कुलीन वर्ग, जो जमींदार वगैरह आपके हो गए थे, ये सारे लोग इसी के अंतर्गत आते थे, जो पावरफुल लोग थे वो सारा। अगला जो हमारा वर्ग है वो है तृतीय एस्टेट, जो जितने भी बचे कुचे लोग हैं, जैसे बड़े व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन, जिन हमने देखा कि बड़े व्यापारी बाद में जाके क्या है मिडिल वर्ग बनेंगे और किस तरह से ये हमें सपोर्ट करेंगे। व्यापारी हो गए, अदालती कर्मचारी हो गए, वकील वगैरह जो भी हो आपके। उसके बाद इसी में अगला जो पार्ट था वो, उसमें कौन लोग थे? किसान और कारीगर जो थे वो लोग, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर, नौकर वगैरह, सब इस वाले तृतीय एस्टेट में ही शामिल थे। और ये तृतीय एस्टेट ही था जो टैक्स पे करता था। अब आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्या थी कि अब ये सोसाइटी इस तरह से बटी हुई तो थी, लेकिन क्या था कि ये जो आपका नोबल ग्रुप जो था, कुलीन वर्ग था, और जो आपके पादरी थे, जो क्लर्जी जो लोग थे, इनको क्या है जन्म के साथ कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, विशेष अधिकार मिले हुए थे। वो विशेष अधिकार क्या थे? वो ये थे कि आपको मतलब टैक्स वगैरह पे नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। जबकि जो तृतीय एस्टेट था वो चर्च को भी क्या है टैक्स पे करता था, और राजा को भी टैक्स पे कर रहा था। उसे 2 टाइप के टैक्स देने पड़ रहे थे, हम आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो अब क्या था कि जब जो लुई 16वां था वो राजगद्दी पर बिठा था, जब वो राजा बना था, तो क्या हुआ कि उसने देखा कि खजाना खाली है। लुई 16वें से पहले जो भी 14वां था उसने क्या किया, लुई 15वां जो था उसने क्या खजाना खाली कर दिया था।
अब जो ये लुई सोलवा राजगद्दी पे बैठा तो इसे यहाँ पर देखा कि खजाना पूरा खाली है, तो क्या करें, उस खजाने को भरने के लिए इसने मतलब कई इकोनॉमिक्स थे उनसे सलाह ली, पूछा, मतलब बुलाया भी था, एक उसको बाकी भी था, और इन्होंने क्या किया, वो टैक्स बढ़ाने का सोच लिया। अब देखो, जब टैक्स बढ़ेगा, अगर कर बढ़ाया जाएगा तो फर्क किस पे पड़ेगा, तृतीय स्टेट पे। क्यों? क्योंकि टैक्स पे करने का काम कौन कर रहा था, तीसरा वर्ग कर रहा था। बाकी दो के लिए तो टैक्स बढ़ाओ ना बढ़ाओ उससे क्या फर्क पड़ना है, तुम मतलब तुम्हारी मर्जी है, बढ़ाओ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं बढ़ा रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि बढ़ाओगे तो ही अच्छा होगा। मतलब कि उनको जो पादरी वर्ग है वो कहाँ है, चर्च में ही होते थे, चर्च को उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा था तृतीय स्टेट को, तो बढ़ाने से इनको फायदा हो रहा था, नुकसान इन दो वर्ग को कुछ नहीं हो रहा था, प्रथम स्टेट को और द्वितीय स्टेट को, इनको फायदा हो रहा था, नुकसान सिर्फ तृतीय स्टेट को हो रहा था। तो अब जो इन चीज़ों को अपोज कौन करेगा, इनके खिलाफ कौन जाएगा, तृतीय स्टेट ही जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो इन्हीं को फेस करनी पड़ रही थी उस टाइम पे। आप देखोगे कि उस टाइम में मतलब जो प्रोडक्शन कम हो रहा था, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी, पाव रोटी खरीदने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, और आप उसी बीच एक टैक्स बढ़ने की और बात सोच लो, तो कहते ना कि सारा प्रेशर तृतीय स्टेट पे था, तो एक टाइम प्रेशर आके भाई ये भी तो फटेगा ना, कुछ तो करेगा, तो फटा था ना, वो किले को ही तोड़ दिया उन्होंने, फोड़ दिया वो फटने का। आप एक बलून लो, उसमें हवा भरते जाओ, एक टाइम अगर आप उसमें एक लिमिट तक उसको हवा भर के छोड़ दोगे तो ठीक है, वो ठीक है, अदरवाइज वो फटेगा। कई बार तो आपके मुंह पे ही लगता है वो फटके, तो चोट तो आपको भी लगती है। तो वही चीज़ है कि प्रेशर आप उतना ही डालो कि सामने वाला बर्दाश्त कर सके, इतना नहीं कि एक बार फिर बाद में वो फटके आप पे ही आएगा। तो सेम वही था कि फिर वो फटके क्या निकला, एक तरह से फूट के एक तरह से क्रांति निकल के आई आपकी, और उस क्रांति ने किस तरह से एक नई गवर्नमेंट आपने देखोगे, या कई टाइप के गवर्नमेंट आएंगी, आप देखोगे जो संवैधानिक गवर्नमेंट भी बनेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, जो डायरेक्टरी का शासन होगा, रूल आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो कई मतलब टाइप्स का हम सारा कुछ देखेंगे, बीच बीच में आपको फिर से आप देखोगे कि जो आपका मोनार्क आ जाएगा, फिर से नेपोलियन भी आएगा, बाकी ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन थी, ऐसी कंडीशन क्या थी, तो उस टाइप की जो सोसाइटी थी वो इस टाइप की थी। अब क्या होता था, टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग होती थी, वो असेंबली बुलाई जाती थी। अब वो असेंबली बुलाकर उसमें क्या है कि जो राजा ये घोषणा करता है वो बढ़ाने की, क्या कहते हैं, टैक्स पे करने की, टैक्स बढ़ाने की, लेकिन क्या है, तृतीय वर्ग जो होता है इस बात के लिए मना कर देता है। और यहाँ पर पहले क्या होता था, वोटिंग का सिस्टम होता था, तो वोटिंग में मतलब हर एक वर्ग का एक वोट काउंट होता था, मतलब पादरी का एक, कुलीन का एक, और तृतीय स्टेट का ये, जितने मेंबर जो इसमें जाते थे उतना नहीं होता था, मतलब एक वर्ग का एक वोट काउंटिंग होता था। अब देखो, आप टैक्स बढ़ाने की जब राजा बात करेगा तो ये वोट तो सपोर्ट में जाएगा, ये भी सपोर्ट में जाएगा, सिर्फ एक ही तो उसके अपोजिट जाएगा, खिलाफ जाएगा। तो ज़्यादा जो कह सकते हैं कि इसका मतलब फेवर में आ रहा था, बढ़ाने के फेवर में, क्योंकि इनको तो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब तृतीय वर्ग कह देता है कि जो हर एक कैंडिडेट है, या जितने मेंबर्स जाएंगे, कैंडिडेट जाएंगे, उतने ही मतलब वोट काउंट होने चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों को राजा मना करेगा, और फिर क्या करेगा, ये लोग डिमांड कर देंगे कि एक संवैधानिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, हम इन सारी चीज़ों को नहीं मानेंगे, जनता के द्वारा एक चुनी हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए, राजा को ये बात माननी पड़ेगी। तो आ जाते हैं हम एनसीईआरटी पर, टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो आपके 3 वर्गों में बटे हुए हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना बच्चों। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी, समाज था, वो कौन कौन से कितने पार्ट में डिवाइडेड था, कौन कौन से वो वर्गों के नाम थे, उनमें कौन कौन लोग शामिल थे। कई बार 1 लाइनर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी जो समाज था वो किस तरीके का था, क्या था, सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सन 1774 में बूर्बो राजवंश, देखो ये एक राजवंश का नाम है, बूर्बो राजवंश का लुई सोलवा फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। मतलब लुई सोलवा था वो कब, 1774 में क्या है, राजा बन गया, मतलब गद्दी पे बैठ गया। अब गद्दी पे बैठ तो गया, लेकिन देखेगा आगे खजाना खाली मिलेगा। उसी समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी, और जब ये राजा बना था तो तब इसकी एज कितनी थी, 20 साल थी।
और उसका विवाह अमेरिका की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हो गया था। उसी टाइम जब ये मतलब गद्दी पर बैठा था, राजा बना था, उसी टाइम इसका जो विवाह है एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसका विवाह हो जाता है। उसका नाम क्या था? मैरी एंतोइनेट। आप देखोगे लास्ट में इसको भी राजा के साथ साथ फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। देखो ये ऑस्ट्रिया है, यूरोप महाद्वीप में एक कंट्री का नाम है, कंफ्यूज मत होना, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो अलग है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से क्या है, किसका शादी हो गई? लुई सोल्वे का विवाह हो गया। राजारोहण के समय की जब ये राजा बना था लुई सोल्वा, उसने देखा राजकोष को क्या है, खाली पाया कि भाई खजाना क्या है, बिल्कुल खाली। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट में थे, और उससे पहले जो युद्ध चल रहे थे उस वजह से क्या है, फ्रांस के जितने भी इकोनॉमिक जो रिसोर्स थे वो क्या है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, संकट फेस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। दूसरा था जो बारसा का महल था, बारसा मतलब आप देखोगे फ्रांस में जो था, पेरिस उसमें शहर में एक महल था बारसा का। तो बारसा के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत को बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझा अलग से था। अब ये जो महल था ना, बाकी चाहे कुछ भी हो रहा कंट्री में, कितने भी मतलब क्राइसिस आ रहे हो इकोनॉमिकली, लेकिन महल की जो विशाल महल है उसकी शान शौकत बनाने के लिए फिजूल खर्ची अलग हो रही थी, ऊपर से खजाना खाली। लुई सोल्वे के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों के साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। जब लुईस जो सोल्वा है शासन पर बैठा, तो उस टाइम पे क्या था, फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी। अमेरिका के 13 उपनिवेश थे। किसके उपनिवेश थे? ब्रिटेन ने उन्हें अपना उपनिवेश बना रखा था या अपने कंट्रोल में कर रखा था। और ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए जो फ्रांस था उसने क्या किया, अमेरिका की हेल्प करी, और उसके इन मतलब जो स्टेट हैं, 13 उपनिवेश जो स्टेट थे, उनको आज़ाद कराया था। अब देखो आज़ाद कराने में पैसा तो खर्च होगा ही ना, जो जन माल धन सबकी हानि होगी, सबका नुकसान होगा, या सारी चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, तो कर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा उस पर। तो इस युद्ध के चलते क्या हुआ, फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का अधिक कर्जा और जुट गया। अब ये मतलब युद्ध जो उन्होंने किया था, या अब अमेरिका को जो आज़ादी दिलाई थी ऐसी तो नहीं मिली, अब उसमें उन पे क्या है, कर्जा बढ़ गया। तो 10 अरब लिब्रे का यहाँ पर क्या है, उन पे कर्जा चढ़ गया, ठीक है। लिब्रे क्या है बेटा, लिब्रे यहाँ की करेंसी थी। जैसे आज के टाइम में हमारे यहाँ की करेंसी क्या है, रुपए है, वैसे ही उस टाइम में फ्रांस की जो करेंसी थी वो क्या थी, लिब्रे थी। तो अब फ्रांस ने अपना कर्जा बढ़ा लिया, कितना, 10 अरब लिब्रे चढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका की हेल्प करी थी उसके स्टेटों को आज़ाद कराने के लिए। किससे? इंग्लैंड से। 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्जा जुड़ गया, जबकि उस पर पहले ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। वो पहले से ही 2 अरब लिब्रे के क्या है, कर्ज में डूबा हुआ था। 10 अरब लिब्रे और चढ़ गया उस पर कर्जा, 12 अरब लिब्रे हो गया कर्जा उसका। अब भाई कर्जा कैसे चुकाए, क्योंकि खजाना था खाली, राजा कर्जा कैसे चुकाए? सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब जो गवर्नमेंट थी उससे जिन्होंने जो गवर्नमेंट को कर्ज दिया था, वो अब क्या है, डिमांड करने लगी थी 10% ब्याज की, कि हम क्या है 10% ब्याज की, मतलब उन्होंने डिमांड कर दी थी कि हमें 10% क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। फलस्वरूप अब इसका परिणाम क्या हुआ, फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। कि अब क्या हुआ, दिनों दिन जो फ्रांसीसी जो सरकार थी, वो जितना भी उसके बजट का हिस्सा था, उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा था, टैक्स चुकाने में जा रहा था। दिनों दिन वो मतलब कहाँ खर्च कर रही थी, उसको टैक्स को चुकाने में। अपने नियमित खर्चे, जैसे मतलब डेली लाइफ के उनके जो खर्चे होते थे, जैसे सेना के रखरखाव, अब इनके लिए तो जरूरत पड़ेगी ना भाई, सेना काम कर रही है तो उसको तो पे तो करना ही पड़ेगा। राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार में करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, और यह कदम ही नाकाफी था। अब क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी सरकार थी उसके जो डेली लाइफ के जो खर्चे थे, जैसे सेना के रखरखाव करना या राज दरबार में किसी चीज़ के लिए
या सरकारी जो कार्यालय होते थे, विश्वविद्यालय थे, उनके लिए फ्रांसीसी सरकार भाई मजबूर हो गई कि भाई अब तो क्या है, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। और ये कदम ही उसका एक गलत कदम था, या कह सकते हैं उसको, राजा को वहीं से पतन स्टार्ट हो जाता है राजा का। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था। अभी हमने डिस्कस कर लिया था वो 3 एस्टेट कौन कौन से। केवल तृतीय एस्टेट लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। ये मैंने अभी बताया था आपको कि केवल तीसरा वर्ग ही जो था, या तीसरा एस्टेट ही था जो क्या है, टैक्स पे कर रहा था। आपसे क्वेश्चन 1 लाइनर में अगर पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो वर्ग है वो टैक्स पे कर रहा था, तो वो कौन सा था, तृतीय एस्टेट। ठीक है, याद रखना बच्चों। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। कि ये जो जिस तरह से वर्गों में डिवाइडेड था जो फ्रांसीसी समाज था, वो क्या था, जो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था जहाँ पर मतलब जो जमींदार वगैरह उनका शासन हो, सामंती जो बड़े बड़े जो जिनके पास जमीनें बहुत ज़्यादा हो, पैसे वगैरह हो, पावर हो जिनके पास, तो इस सामंती व्यवस्था का क्या है, ये अंग ही था। ये मतलब इस तरह से जो सोसाइटी हमारी बटी हुई थी। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 पहले के फ्रांसीसी समाज में संस्थाओं के लिए होता था। कि जो प्राचीन राजतंत्र है उस पद का प्रयोग सामान्यतः ज़्यादातर जो है 1789, मतलब जो हमारी फ्रांस की क्रांति हुई उससे पहले के फ्रांसीसी समाज या संस्थाओं के लिए क्या है, हम प्राचीन राजतंत्र का यूज करते हैं। उसके बाद तो शासन व्यवस्था बदल गई थी, चेंज हो गई थी। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। कौन सा है, चित्र 2 देख लेते हैं भाई। ये रहा आपका चित्र 2, जिसके बारे में मैं आपको पहले से ही इसका आपको बता चुकी थी या इसको डिस्कस कर चुकी थी। ये बता रहा था कि उस टाइम में जो फ्रांसीसी समाज है वो किस तरह से बटा हुआ था। पूरी आबादी में जितनी भी पूरी आबादी थी उसमें लगभग 90% कौन थे, किसान थे। कि मतलब जितनी फ्रांस की जनसंख्या थी उसका 90% कौन लोग थे, किसान थे। लेकिन अब आप देखोगे कि ये जो 90% लोग हैं इनके पास जमीनें नहीं थी। जमीन तो वो क्या कुलीन वर्ग या कहेंगे सामंत लोग लेके बैठे हुए थे। बस वो ये लोग उनके खेतों पे काम करते थे, एक तरह से कह सकते हैं मजदूर का काम या वर्कर का काम कर रहे थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। कि जो जमीन के मालिक जो थे किसान, वो बहुत कम लोग थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, मतलब जितनी भी जमीन थी उसका 60% जो हिस्सा था उन पर किनका अधिकार था, कुलीनों का अधिकार था, चर्च का और तीसरे एस्टेट के, जो तीसरे एस्टेट के हमने अमीर देखे थे ना, जो आपके व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी वगैरह था, वो व्यापारी वगैरह थे उनका, तो उनका अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे। कि मतलब जो कुलीन वर्ग था वो और जो आपका पादरी वर्ग था उनको जन्म के साथ ही कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे या कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। वो विशेषाधिकार जैसे इन्हें टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता था, इनको उनमें भी छूट होती थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषाधिकार था, मतलब जितने इन्हें विशेषाधिकार मिले हुए थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण क्या था, राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट की। जो राज्य को जो टैक्स देना पड़ता था उनमें इनको छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार और इसके अलावा भी कुछ और जो सामंती अधिकार थे, वो विशेषाधिकार थे, वो भी इनको क्या थे, हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। मतलब जो किसान थे उनसे सामंती कर भी ये लोग क्या करते थे, वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी को सेवा, स्वामी के घर पर खेत के घर में एवं खेतों में काम करके सेनाएं सेवाएं देकर अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने में बाध्य थे। कि जो किसान थे अब वो किस तरह से मतलब ये करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, तो किसान क्या करते थे, मजबूरी में उनको जो जिनके वहाँ पर खेती कर रहे थे या उनके स्वामियों की सेवा करनी पड़ती थी। किस तरह से करते थे, या तो उनके घरों में काम करके या उनके खेतों में काम करके या उनको सेनाएं प्रोवाइड कर करके या सड़कों के जो निर्माण में उनका सहयोग करने के लिए क्या थे, बाध्य थे। बाध्य मतलब मजबूर थे कि ये इनको करना ही करना है। ये क्यों, क्योंकि भाई उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, उनको छूट है इन सारी चीज़ों के लिए, और आप क्या है, इनको मजबूरी में वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी।
अब यहाँ से जो ये पैराग्राफ है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और इनसे वन लाइनर में ये क्वेश्चन 110% हर बार पूछा जाता है, हर बार, कि या तो टाइड कर पूछ लेगा या टाइल कर पूछ लेगा, किसी एक को वो पक्का पूछ लेता है या उसको देगा लिख के कि ये पूरा, और फिर पूछ लेगा कि ये कौन से कर का एग्जाम्पल है या कौन सा कर है। तो इसको ध्यान से देखना कि कौन सा तो टाइड है और कौन सा टाइल है। देखो जो टाइड था वो चर्च वसूल करता था और जो टाइल था वो कौन वसूल करता था, आपका प्रत्यक्ष रूप से जो टाइल कर है वो सीधा आपको किसको, राज्य को देना पड़ता था। जो टाइल कर था वो कृषि उपज का 10% होता, या कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था, कि जो जितनी हमें उन्हें कृषि उपज मिलती थी उसका 10वां हिस्सा क्या है, उनको कर के रूप में किसको देना होता था, चर्च को देना होता था। तो ये था उनका टाइड कर। और दूसरा जो था टाइल कर जो था वो किन को देना पड़ता था, राज्य को सीधा देना पड़ता था। ठीक है। चर्च भी किसानों को कर का एक हिस्सा टाइड, या जिसे धार्मिक, ये कौन सा कर था, धार्मिक कर था, टाइड के रूप में वसूलता था। ऊपर तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर था, और मतलब ये तो उनको डायरेक्ट कर देने पड़ रहे थे, मतलब इनमें कोई इनडायरेक्ट नहीं था, लेकिन और भी इनके अलावा भी उन्हें टैक्स पे करने पड़ रहे थे। वो कौन से थे, इनके अलावा अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। इन अप्रत्यक्ष कर में जैसे नमक हो गया, तंबाकू हो गया, जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझा, मतलब जितनी इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स थी या जितना बोझा था, लोड था, ये प्रेशर था, वो किसके ऊपर था, तृतीय वर्ग के ऊपर। अब इतना प्रेशर डालोगे तो भाई एक दिन वो फूटेंगे ही, फटेंगे ही। यहाँ आपको ये इसमें बॉक्स में कुछ जो आपके नए शब्द आए उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये भी पढ़ा करो बच्चों एनसीईआरटी में। ये इनमें से वन लाइनर क्वेश्चन कहाँ बन जाते पता भी नहीं होता, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, ये भी देखा करो। हम ये सारा कुछ तो हम पढ़ चुके थे। आ जाते हैं इस पे नए शब्द में। हमने अभी नया शब्द देखा था, लिब्रे के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था फ्रांस की मुद्रा थी, कब 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया था। 1794 से पहले जो मुद्रा थी फ्रांस की वो कौन थी, लिब्रे थी। ठीक है। अगला है हमारा एस्टेट। क्या होता है कि जो क्रांति से पूर्व जो फ्रांसीसी समाज था, समाज में सत्ता और जो सामाजिक हैसियत थी उसके आधार पर जो अभिव्यक्ति करती थी, ये श्रेणियां बताती कि उनकी क्या हैसियत थी, क्या मतलब एक तरह से सिचुएशन थी, या कैसी मतलब वो कौन सी उससे बिलोंग करते थे, वर्ग से। अब पादरी वर्ग क्या होता है, जो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, पादरी कहा जाता है। टाइड कर क्या था, चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था, और यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के क्या है, बराबर होता था। बेटा ये पूरा बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, मेरी मानो तो नोट्स जरूर बना लेना इसमें से। टाइड कर क्या था, चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था, और यह कृषि उपज का 10वें हिस्से के बराबर था। और टाइल कर सीधा क्या है, राज्य को अदा किया जाने वाला कर होता था, सीधा राज्य को दिया जाता था। कौन सा कर, टाइल कर। तो ये हमारे दोनों कर हो गए, टाइड और टाइल। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें बेगार गरीबी अनाज और फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। एक वो जमींदार को देने के लिए एक मजदूर आता है, और वह उसको किस नज़र से देखता है, आपको देखते हैं, एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हो कि ये एक किसान है जो मतलब उसको एक तरह से मतलब टैक्स पे कर रहा होगा, पैसे वगैरह कुछ दे रहा होगा, अनाज वगैरह, फल वगैरह कुछ दे रहा होगा, और वो उसको किस तरह से मतलब देख रहा है। तो ये एक तरह से जो ये पिक्चर है वो ये दिखा रही है कि चित्रकार ने जो इस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है वो है कि कुलीन व्यक्ति है वो एक मकड़े की तरह होता है, किसान उसमें एक मक्खी के रूप में दिखाया जाता है, जो उसके जाल में क्या है, फंसता ही चला जाता है। यहाँ आप देख रहे हो कि कुलीन व्यक्ति एक मकड़ा और उसमें किसान एक मक्खी है, और शैतान को जितना दो, मतलब यहाँ इसको कितना भी दे दो, लेकिन ये क्या है, कम ही पड़ेगा, और इसी तरह से ही वो उनके साथ बिहेव करेगा या व्यवहार करेगा। अब अगला जो हमारा वो टॉपिक है
जीवन जीने के लिए संघर्ष, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक इतना ही। अगले जो वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आम लोग थे, आम पब्लिक थी या तृतीय एस्टेट थी, वो किस तरह से जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, आजीविका संकट क्या था, आजीविका संकट क्या था, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक यहीं कवर होता है। आपका जो टॉपिक है 18वीं सदी के जो उत्तरार्ध में, मतलब कैसी सोसाइटी थी या फ्रांस का कैसा समाज था। अगला जो वीडियो है जीवन जीने का संघर्ष, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।